जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। एक वाताग्र क्या कहलाता है? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अवरुद्ध वाताग्र या फिर स्थिर वाताग्र? तो यह कहलाता है उष्ण वाताग्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन की जहाँ जो आवश्यकता होगी वहाँ क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी इस तरह से, इसलिए आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें जिससे कि आप व्याख्या को नोट करते चलें। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। वी जर्कनेस, फिट जारा, सा या फिर लैफर्ड? तो ये क्या था? वी जर्कनेस ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं इसकी डिटेल व्याख्या क्या है। वी जो जर्कनेस हैं ये एक नॉर्वेजियन भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी, यानी कि जो ये भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का संबंध चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। चक्रवात घूमती हुई वायुराशि का नाम, यानी चक्रवात जो घूमती है ऐसे ऐसे, उसी वायुराशि का एक नाम है। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं बल कीमक चक्रवात। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद करना है। यदि पूछ दे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को और किस नाम से जानते हैं तो उसको जानते हैं बल कीमक चक्रवात, ठीक है। और दूसरा जो है वाह्योष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये आपके लिए शब्द नया है। वाह्योष्ण किसे कहते हैं? तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसी को बोलते हैं वाह्योष्ण चक्रवात। चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाशिक क्षेत्र की गहराई कितनी मीटर तक के बीच होती है? 800 से 1000 मीटर, 200 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर? तो इसकी जो गहराई होती है वो होती है 200 मीटर तक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश है जल या समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है। इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता और जल के अंदर अंधेरा होता है। इसी कारण आपने देखा होगा जब भी जो गोताखोर होते हैं अपने सर पे एक लाइट लिए होते हैं जिससे कि उनको दिखाई दे, और कृत्रिम सांस, यानी पता है आपको ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 200 मीटर तक। क्यूरोसियो है किस महासागर में देखी जाती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर कोई नहीं? तो जो क्यूरोसियो धारा है यह देखी जाती है प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और यह कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। ये भी पूछ ले कि जो क्यूरोसियो धारा है वो कैसी जलधारा है? तो गर्म धारा है, ठीक है। ये एक गर्म जलधारा है, ठीक है। इसका जो प्रवाह वेग होता है 3 से 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर समुद्री मील होता है। और सर्दियों में जो सतह का पानी है इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूरोसियो धारा है वो गर्म जलधारा है। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण? तो जो तापीय ऊर्जा परियोजना है यह जो है ध्वनि प्रदूषण पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो परंपरागत थर्मल पावर स्टेशन होते हैं इसमें पानी को गर्म करने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है जिससे उच्च दाब पर भाप बनती है। इससे बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनें लगाई जाती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन में से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती हैं किस तरह से? निवल ऊर्जा, द्वितीयक उत्पादन, निवल भंडारण या फिर निवल प्राथमिक उत्पादन? तो इसको किससे इंगित की जाती हैं? इसको इंगित की जाती हैं निवल प्राथमिक उत्पादन से, ठीक है। लाइट चली गई है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है। यह किसके द्वारा बताया गया? वान थ्यूनेन, वीवर, वेबर या फिर पेंक? तो यह दिया गया था वान थ्यूनेन के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। 1921 से 51, 1911 से 21, 1981 से 2001 या फिर 2001 से 2021? तो जो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1911 से 1921 के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसी को बोलते हैं जो है इसको, इस समय जो जनसंख्या में वृद्धि जो कमी आई थी 0.31% की कमी आई थी। इसलिए इस वर्ष को साल इस यानी कि जो 1921 को बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड, यानी कि 1921 जो वर्ष है इसको बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे देश की जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती जा रही है। और 2030 तक हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर असम?
तो जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट को। जो कर्नाटक है, यहाँ पे एक बाबा बुदान पर्वत है या पहाड़ी है, तो 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान द्वारा इसे अरब से लाया गया था और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बुदन पहाड़ियों पर इसको लगाया गया। देश का सर्वाधिक कहवा उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है तथा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन में ब्राज़ील आता है। और जो सर्वोच्च कोटि का जो कहवा होता है उसे बोलते हैं अरेबिका, अरेबिका, ठीक है। और जो भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी है या फिर कहवा है उसको बोलते हैं रोबस्टा। जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी है उसे बोलते हैं रोबस्टा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निष्कर्ष क्या है। तो जो भारत की नगरीय बस्ती है उसकी जो परिभाषा है वो है 5,000 से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है। स्वचालित वाहन उद्योग, सूती उद्योग, रेयान उद्योग या फिर रसायन उद्योग। तो जो डेट्राइट है वो प्रसिद्ध है स्वचालित वाहन उद्योग के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो मोटर गाड़ियों के जो डेट्राइट अमेरिका के मिशिगन प्रांत का एक स्वचालित वाहन उद्योग शहर है। यानी कि जो अमेरिका का मिशिगन प्रांत है वहाँ पे एक वाहन उद्योग है, उसी शहर के नाम से ही है जो डेट्राइट के तट पर अवस्थित है। यहाँ हेनरी लीड एंड हेनरी फोर्ड नामक प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, यानी कि जो फोर्ड की आपने गाड़ी देखी होंगी वो अमेरिका की हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोहा इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी व युद्धक विमानक के भी उद्योग हैं। और पीथमपुर को, जो भारत में पीथमपुर है, पीथमपुर को अब आपको कमेंट करना कि पीथमपुर कहाँ है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। नई दिल्ली का सीबीडी है, यानी कि सीबीडी क्या है आइए देखते हैं। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फिर कनॉट प्लेस। तो जो दिल्ली का सीबीडी है वो है कनॉट प्लेस। अब सीबीडी क्या होता है आइए समझते हैं। जो दिल्ली का सबसे बड़ा व्यवसायिक एवं व्यापारिक केंद्र है वो है कनॉट प्लेस और इसका नाम जो है ब्रिटेन के शाही परिवार सदस्य यानी कि ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। इसका डिजाइन WH निकोल और टार रसेल ने की थी। यह मार्केट अपने समय की भारत की सबसे बड़ी मार्केट थी, यानी कि जो दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है वो है कनॉट प्लेस, इसीलिए इसको नाम दिया गया CBD। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। कापरनिकस, टालमी, लाप्लास या फिर चैम्बरलिन। तो हेलियोसेंट्रिक जो सिद्धांत है वो कापरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो कापरनिकस हैं वे यूरोपियन खगोलशास्त्री हैं जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर किया था, अर्थात हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत दिया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण या फिर 90 डिग्री उत्तर। तो जो आर्कटिक वृत्त है वो कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए समझ लेते हैं। देखिए ये भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके बाद आता है 66.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपक्षय, अपरदन, भूस्खलन या फिर साधारण भूस्खलन। तो अपने ही स्थान पर शैलों का जो विघटन है और अपघटन है इसकी प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अपक्षय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कणिका में विघटन किसका एक उदाहरण है। कणिकामय विघटन है, ये कणिका हो गया है। कणिकामय विघटन किसका एक उदाहरण है। यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, पादप अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कणिकामय अपक्षय है वो उदाहरण है एक आंतरिक अपक्षय का, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी को सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है, यानी कि जो पृथ्वी पर चट्टानें हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो चट्टानें इसमें टूट फूट होती है उसी को बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। यह अपरदन से भिन्न होता है क्योंकि इसके टूटने से निर्मित भू पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, क्योंकि चट्टान बड़े बड़े होते हैं, जब ये टूटते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। यही इसकी विशेषता है, यही अंतर है अपरदन और अपक्षय में। अगला क्वेश्चन, मध्य कपासी किसका एक उदाहरण है। निम्न मेघ का, मध्य मेघ का, उच्च मेघ का या फिर उनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य कपासी है वह क्या है, एक मध्य मेघ का उदाहरण है। और पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर बादल को 4 प्रकार या फिर 4 प्रकार उच्च मेघ, मध्य मेघ
निम्न मेघ व ऊर्ध्वाधर मेघ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मध्य कपासी मध्य मेघ का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बादल है यानी कि मेघ है उसको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, निम्न मेघ, मध्य मेघ, उच्च मेघ और एक क्या है, एक है ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर मेघ है। ठीक है, 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, वनस्पति मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो उदाहरण है वर्षा और तापमान का। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संक्रमिका। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार या फिर बिंद पठार। तो क्या है ये जो है उच्चतर जो है कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और जो छोटा नागपुर पठार है ये भारत के सर्वाधिक यही है, और यह पठार झारखंड, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व बिहार में फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। चलिए बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की लास्ट क्वेश्चन,